मॉनिटर। साथ रेशमा, आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सूरत में जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के मेगा सहकारिता कार्यक्रम को किया संबोधित। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने फार्मास्यूटिकल उद्योग को मजबूत बनाने के लिए दिशा निर्देश किए जारी। योजना फार्मा समूहों और एमएसएमई को उनकी उत्पादकता, गुणवत्ता और स्थिरता में सुधार के लिए बहुत महंगी पड़ी। और वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान देने के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए किए जारी। बिहार को 1000 करोड़, कर्नाटक को 500 करोड़ और पश्चिम बंगाल को 600 करोड़ रुपए का दिया जाएगा अनुदान। महाराष्ट्र के नासिक में गेहूं, प्याज और मक्का के किसानों को बेमौसम बारिश से पहुंचा नुकसान। केंद्र की राज्य से किसानों को जल्द से जल्द आवश्यक मदद की अपील। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। आइए अब विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने तापी में जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के मेगा सहकारिता कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर सहकारिता मंत्री ने सूरत तापी जिले के बाजीपुरा में सुमुल डेयरी की कई योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। कार्यक्रम में अमित शाह ने 1 लाख से अधिक पशुपालकों को संबोधित करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के आदिवासी लोग प्रतिदिन 7 करोड़ कीमत का दुग्ध उत्पादन कर रहे हैं। ये चमत्कार केवल सहकारिता संघ के कारण ही संभव हो पाया है। विशेष करी आदिवासी बहनों जो बैठी आदिवासी भाईओ बैठा खेडूत भाईओ खेडूत बहनों बैठी एमना परिश्रम एमना पुरुषार्थना लीधे रोज 7 करोड़ रुपया ना मूल्यનું दूध વેચાય છે અને 7 કરોડ રૂપિયા 1200 મંડળીઓના 2.5 લાખ સભાસદોના બેંક એકાઉન્ટમાં સીધા પહોંચવાની વ્યવસ્થા। 1 એકર, અડધો એકર, 2 એકર એની ખેતી લઈ બેઠેલી આદિવાસી બેન એના બેંક એકાઉન્ટની અંદર 7 કરોડ રૂપિયા રોજ જમા થાય। રોજ 2.5 લાખ લોકોના બેંક એકાઉન્ટની અંદર 7 કરોડ રૂપિયા જમા થાય। આ ચમત્કાર सहकारी सिद्धांतનો છે। આ ચમત્કાર सहकारी આંદોલનનો છે અને આ ચમત્કાર સંઘબળની ભાવનાથી સહકારની જે ડેરીઓ ઊભી થઈ ગુજરાતની અંદર અને અમૂલના તત્વાધાનમાં ત્રિભુવન પટેલના પુરુષાર્થથી એમના પરાક્રમથી એક સહકારી વ્યવસ્થા જે ઊભી થઈ એનો આ ચમત્કાર છે। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 6000 रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में जा रहे हैं, जिससे किसानों को आत्मनिर्भर बनने में सहायता हो रही है। आजादीना 75 वर्षे देशना आजादीना अमृत महोत्सवना वर्षे देशना वडाप्रधान नरेंद्र मोदीजीए सहकार मंत्रालयની સ્થાપના નરેન્દ્રભાઈએ 2014 ની અંદર કહ્યું હતું કે આઝાદીના 75 વર્ષ જ્યારે પૂરા થશે ત્યારે 2022 ની અંદર ખેડૂતોની આય બમણી કરવાનું લક્ષ્ય રાખીને અમે આગળ વધીએ છીએ અને હું ગૌરવ સાથે કહું છું મિત્રો એ દિશામાં નરેન્દ્રભાઈએ અનેક કાર્યક્રમો કર્યા છે અને ખેતીને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે આ દેશના 13 કરોડ ખેડૂતોના બેંક એકાઉન્ટમાં દર વર્ષે 6000 રૂપિયા સીધા નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ દિલ્હીથી મોકલે છે અને ખેડૂતોને આત્મનિર્ભર બનાવવાનો પ્રયાસ કરે છે। फार्मास्यूटिकल विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ फार्मास्यूटिकल उद्योग को मजबूत बनाने एसपीआई की योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये योजना देश भर में मौजूदा फार्मा समूहों और एमएमएमई को उनकी उत्पादकता, गुणवत्ता और स्थिरता में सुधार के लिए आवश्यक सहायता के संदर्भ में बढ़ती मांग को पूरा करेगी। फार्मास्यूटिकल उद्योग एसपीआई
FDI को मजबूत बनाने की योजना का उद्देश्य भारत को फार्मा क्षेत्र में विश्व स्तर पर अग्रणी बनाने के लिए मौजूदा बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाना है। योजना के अंतर्गत फार्मा क्लस्टर को सामान्य सुविधाओं के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इससे न केवल गुणवत्ता में सुधार आएगा बल्कि क्लस्टरों का निरंतर विकास भी सुनिश्चित होगा। इसके अलावा SME और MSME की उत्पादन सुविधाओं को उन्नत करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियामक मानकों WHO, GMP या अनुसूची M को पूरा करने के लिए छूट के साथ ब्याज दर या उनके पूंजीगत ऋणों पर पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिससे मात्रा के साथ साथ गुणवत्ता में वृद्धि को आगे बढ़ाया जा सकेगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन को दुरुस्त करने के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए बिहार, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल को 2221.2 करोड़ रुपए की राशि जारी की। विभाग की तरफ से दी गई राशि में बिहार को 1112.7 करोड़ रुपए, कर्नाटक को 473.9 करोड़ रुपए और पश्चिम बंगाल को 634.6 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ये अनुदान सहायता वर्ष 2021-22 में बिहार राज्य को सशस्त्र अनुदान और कर्नाटक एवं पश्चिम बंगाल राज्यों को बिना शर्त अनुदान की दूसरी किस्त है। आयोग द्वारा अनुशंसित सशस्त्र अनुदान 2 महत्वपूर्ण सेवाओं स्वच्छता एवं खुले में शौच मुक्त दर्जा को बनाए रखने और पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल के संचयन एवं जल पुनर्चक्रण को बेहतर बनाने के लिए जारी किया जाता है। पंचायती राज संस्थानों के लिए निर्धारित कुल अनुदान सहायता में से 60% राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में जारी किया जाता है, जबकि 40% अनुदान सहायता बिना किसी शर्त के है और स्थान विशेष की जरूरतों को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के विवेक पर इसका उपयोग किया जाना है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्योपुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विशेष सहरिया जनजाति आवास परियोजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 19,000 से ज्यादा मकान बनाने के लिए गरीब सहरिया भाई बहनों को राशि दी जा रही है। हमारा लक्ष्य है आपकी जिंदगी बदलना, साथ ही लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। भाजपा के पास गरीबों के लिए राशन की कोई कमी नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर साल 10,000 रुपया किसानों को सरकार देने का काम कर रही है। उनका लाभ आपको देने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, तोमर जी खुद मंत्री है, 6,000 रुपया हर साल 3 किस्तों में आ रहा है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 4,000 आ रहा है। तो जो गरीब किसान, छोटा किसान है, 6 और 4 10,000 रुपया, ये तो पूरा का पूरा उसको हर साल देने का काम कर रहे हैं, ताकि किसानों की हमारी जिंदगी सुधरे। और चिंता मत करना, जो उत्पाद आपका होगा उसको भी खरीदने का हम लोग काम करेंगे, ताकि किसान भी हमारा लगातार आगे बढ़ता रहे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पशुपालकों की आय में इजाफा करने के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है। पशुपालकों का काम बढ़े, गिर गाय की संख्या बढ़े, उसकी गुणवत्ता बढ़े और यहाँ का दूध प्रोसेस होकर अच्छी कीमत किसान तक, पशुपालक तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने की बात उस दिन कही गई थी। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारा राज्य का वेटरनरी डिपार्टमेंट तो काम कर रहा है उनकी जितनी क्षमता है, लेकिन राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल का, वहां के भी वैज्ञानिक आए हुए हैं और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का कार्यालय भी आज कराल में प्रारंभ किया जा रहा है। ये संस्थान किसानों को प्रशिक्षण भी करेगा, गिरी का AI भी करेगा, यहाँ चारा पैदा हो इस मामले में भी किसानों की मदद करेगा। और मैं यह कहना चाहता हूं कि आने वाले कल में हमारे गोरस और कराल का इलाका ये दूध का और गिर गाय का देश में सबसे बड़ा केंद्र बने,
इस कल्पना को हम सब लोगों को साकार करना है। महाराष्ट्र के नासिक में गेहूं, प्याज और मक्का के किसानों को बेमौसम की हुई बारिश से नुकसान पहुंचा है। केंद्रीय राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि बारिश से होने वाली क्षति के बाद खेतों में स्थिति देखी, किसानों को एक बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि पंचनामा किया जाए और किसानों को जल्द से जल्द आवश्यक मदद दी जाए। मुझे लगता है कि राज्य सरकार को इसके लिए तत्काल कोई आदेश देना चाहिए। लगातार पिछले 3-4 दिनों से और कल तो बहुत ही जोर की वर्षा इस भाग में भी हुई है। मैंने स्वयं भी परसों जाके कुछ खेतों में जाके देखा है तो बहुत काफ़ी मात्रा में नुकसान भी पहुंचा है, चाहे वो प्याज है, गेहूं है, यहाँ पे ग्रेप्स के बहुत सारी खेती है। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। तो हमने तो मांग की है वो पंचनामे किए जाए और जल्द से जल्द इसका महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए किसानों को जरूरी जल्द ही मदद करें। ये जन्नते कश्मीर नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश का पालमपुर शहर है, जहां पर हिमाचल प्रदेश का पहला और देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन CSIR हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान की ओर से तैयार किया गया है। इस गार्डन में लगाए गए ट्यूलिप पौधे स्वदेशी हैं और हिमाचल के लाहौल स्पीति में तैयार किए गए हैं। पालमपुर में मिली ट्यूलिप गार्डन की सफलता के बाद अब संस्थान प्रदेश में अन्य स्थानों में भी गार्डन तैयार करने की योजना बना रहा है। इससे पहले देश में श्रीनगर में एकमात्र ट्यूलिप गार्डन था, जिसे देखने के लिए देश भर के लोग जाते हैं। इस गार्डन से तैयार होने वाला ट्यूलिप पौधा यूरोप से आयात किया जाता है। वहीं भारत के ट्यूलिप के पौधे नीदरलैंड, हॉलैंड और अफगानिस्तान से आयात किए जाते हैं। मुख्य रूप से भारत के लिए अफगानिस्तान से आयात मुख्य माध्यम है। अब अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए आयात करना संभव नहीं रहा है। ऐसे में CSIR IHBT ने लाहौल स्पीति और लद्दाख के किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए ट्यूलिप के पौधे तैयार किए हैं। पहाड़ी इलाकों में ट्यूलिप ज्यादा पनपता है। डॉक्टर संजय कुमार, निदेशक CSIR हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर ने कहा कि किसानों के लिए फूलों की खेती बहुत ही फायदेमंद है। उदाहरण के तौर पर किसान 500 स्क्वायर मीटर में 1.5 से 2 लाख तक बड़े आराम से आय अर्जित कर सकता है और अगर ट्यूलिप सही तरीके से मार्केटिंग करे तो 500 स्क्वायर मीटर से किसान कम से कम 4 से 5 लाख तक आय अर्जित कर सकता है। श्रीनगर में जितना भी ट्यूलिप गार्डन बनाया गया या जितने भी ट्यूलिप के फूल होते हैं वो सारे के सारे बाहर से उसके लिए बल्ब आते हैं। तो हमने कहा कि क्या हम अपने देश में इसके बल्ब तैयार करने की कोई जगह नहीं बना सकते। फिर हमने इकोलॉजिकल निश मॉडलिंग वगैरह करी और उसके माध्यम से हमने अंदाज़ लगाया जहाँ जहाँ इस फूल के बल्ब पैदा हो सकते हैं। फिर हमने ट्रायल्स किए और हमारे ट्रायल बड़े सक्सेसफुल रहे। खासकर लाहौल स्पीति में ट्यूलिप फूल के बल्ब बड़े अच्छी तरीके से पैदा हो सकते हैं। CSIR हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर भव्य भार्गव ने कहा कि देश में ट्यूलिप बल्ब का हम विदेशों से आयात करते हैं और यहां पर ट्यूलिप बल्ब के लगाने पर काफ़ी समस्या होती थी, परंतु संस्थान ने प्रदेश के लाहौल स्पीति में पिछले 2-3 वर्षों में शोध कर ट्यूलिप के बल्ब यहां की जलवायु में तैयार कर सफलता हासिल की है। अभी हम ट्यूलिप्स बल्ब्स का जो आयात है वो भारतवर्ष में हम बाहर के देशों से करते हैं। इसमें एक दिक्कत ये होती है कि इनके बल्ब्स को पैदा करने के लिए उचित जलवायु हमने अभी तक नहीं देखी है। हमने संस्थान में अपने शोध कार्यों से इसको उगाने का 2-3 सालों से शोध कर रहे हैं, जिसमें हमें सफलता मिली है और इसको हम आगे शोध कार्य इसलिए कर रहे हैं जिनके इनके बल्ब को मल्टीप्लिकेशन हम उचित जलवायु में करवा सकें। और ट्यूलिप गार्डन देखने आए सैलानी भी काफ़ी खुश हैं कि अब वो हिमाचल में भी खूबसूरत ट्यूलिप फूलों का दीदार कर सकेंगे। ट्यूलिप गार्डन ही देखने आए हैं। न्यूज़ में सुना था इसके बारे में, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर ये देख के। 2-3 बार हम श्रीनगर गए हैं, लेकिन पर चांस तब गए हैं जब सीज़न नहीं रहा, तो आज उसका पूरा आनंद यहाँ पे ले रहे हैं। बहुत ही उम्दा काम किया है IHBT के साइंटिस्ट ने, तो मैं तो यही कहूँगी उनकी सफलता है जो मतलब दूर दूर से प्रदेश से भी और दूसरे स्टेट से भी लोग आ रहे हैं। सो इट्स ब्यूटीफुल। मतलब मैं तो कहती हूँ एक बार हिमाचल की ये ब्यूटी तो सबको देखनी ही चाहिए।
और आइए अब देखते हैं कि देश भर की अनाज मंडियों में अनाज का क्या रहा भाव। देश में इस साल कुल तिलहन की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। घरेलू स्तर पर साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहन की उपज बीते साल के मुकाबले 12,01,000 टन ज्यादा हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिलहन के भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की उपज 3,71,47,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान तिलहन की पैदावार 3,59,46,000 टन ही रही थी। वहीं देश में खाद्य तेल के रूप में इस्तेमाल होने वाली फसलों में मूंगफली, सोयाबीन और सरसों प्रमुख तिलहनी फसलें हैं। देश में कुल तिलहनी फसलों में सबसे ज्यादा सरसों की पैदावार होती है। सरसों का उत्पादन देश में दूसरे नंबर पर आता है। सरसों उत्तर भारत की एक प्रमुख तिलहन फसल है। देश के 5 प्रमुख सरसों उत्पादक राज्यों में राजस्थान का स्थान पहले नंबर पर है। राजस्थान की कुल सरसों उत्पादन में 46.06% भागीदारी है। इसके बाद हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। सरसों की उपज की बात करें तो इस साल घरेलू स्तर पर सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान है। साल 2021-22 के दौरान रबी सरसों की पैदावार बीते साल के मुकाबले 12,49,000 टन ज्यादा हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2021-22 में रबी सरसों की पैदावार 1,14,59,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान सरसों की पैदावार 1,02,10,000 टन रही थी। वहीं सोयाबीन एक खरीफ फसल है। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन की पैदावार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होती है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 45%, जबकि महाराष्ट्र में 40% होता है। वहीं सोयाबीन की उपज पर नजर डालें तो इस साल खरीफ सोयाबीन की पैदावार बीते साल के मुकाबले 5,06,000 टन ज्यादा होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ सोयाबीन की उपज साल 2021-22 में 1,31,16,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2020-21 के दौरान सोयाबीन की पैदावार 1,26,10,000 टन ही हो पाई थी। भारत चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है। देश में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन गुजरात में होता है। देश के कुल मूंगफली उत्पादन का लगभग 50% इसी राज्य से आता है। गुजरात में पिछले 2 सालों से उपज में भी लगातार खासी बढ़ोतरी हो रही है। वहीं भारत में विभिन्न प्रकार की तिलहन फसलों में लगभग 1/4 मूंगफली का हिस्सा है। मूंगफली की खली का उपयोग पशु आहार के रूप में भी होता है। वहीं मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर मूंगफली की उपज में कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार कुल मूंगफली की पैदावार साल 2020-21 के दौरान 98,63,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल मूंगफली की उपज 1,02,44,000 टन रही थी। अरंडी, सूरजमुखी, तिल और अलसी की पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर अरंडी और तिल की पैदावार में इस साल कमी देखने को मिल सकती है। खरीफ अरंडी की उपज साल 2021-22 के दौरान 15,08,000 टन होने का अनुमान है, जो बीते साल 16,47,000 टन रही थी। वहीं खरीफ तिल की पैदावार इस साल 7,08,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 8,17,000 टन थी। हालांकि इस साल सूरजमुखी की उपज में बढ़त का अनुमान जताया गया है। साल 2021-22 के दौरान कुल सूरजमुखी की पैदावार 2,66,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 2,28,000 टन ही रही थी। आखिर में बात अलसी की। इस साल रबी अलसी की उपज बीते साल के मुकाबले 35,000 टन ज्यादा हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अलसी के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2021-22 के दौरान रबी अलसी की पैदावार 1,46,000 टन होने का अनुमान है, जो बीते साल महज 1,11,000 टन ही रही थी। देश में चल रही रबी फसलों की बुआई में तिलहन की खेती चरम पर है। अक्टूबर में मध्य में हुई बारिश के कारण कई क्षेत्रों में रबी तिलहन की बुआई में देरी हुई है। बावजूद इसके पिछले साल के मुकाबले तिलहन का रकबा बढ़ा है। तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की सरकार की कोशिशों को किसान भी सहयोग कर रहे हैं।
कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक रबी तिलहन अपने निर्धारित तय लक्ष्य से 25,41,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। अब तक कुल तिलहन की बुआई 1,02,79,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 83,69,000 हेक्टेयर ही रहा था। यानी अब तक कुल तिलहन की बुआई 19 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। दूसरी रबी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिलहन के क्षेत्र में देखने को मिल रही है। सरकार की कोशिशों और इस साल बाजार में मिली अच्छी कीमतों को देखते हुए देश के किसानों का रुझान सरसों की खेती की तरफ बढ़ा है। किसानों ने इस बार सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगभग दोगुने भाव पर बेची है, जिसका असर सरसों के रकबे पर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि रबी तिलहनी फसलों में सरसों की बुआई बड़े पैमाने पर हो रही है। साल 2021-22 में अब तक सरसों की बुआई 18,51,000 हेक्टेयर बढ़कर 91,63,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 73,12,000 हेक्टेयर ही रहा था। सरसों के बाद दूसरी तिलहनी फसलों की बुआई पर नजर डालें तो मूंगफली की बुआई अब तक 5,27,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 5,18,000 हेक्टेयर था। वहीं सूरजमुखी की खेती अब तक 1,19,000 हेक्टेयर में की जा चुकी है, जो बीते साल इस दौरान 1,09,000 हेक्टेयर रही थी। तिल के रकबे की बात करें तो रबी तिल की बुआई 54,000 हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान रकबा 56,000 हेक्टेयर रहा था। अलसी की बुआई चालू रबी सीजन 2021-22 के दौरान 2,95,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान अलसी की खेती 2,80,000 हेक्टेयर में हुई थी। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर, यानी सेगमेंट खास खबर। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को देखते हुए वैश्विक हालात के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में की गई देश की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला और प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा मीटिंग में रहे मौजूद। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू होकर 8 अप्रैल तक रहेगा जारी। इस दौरान सदन की होगी 19 बैठकें। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों के पेश होने की संभावना। इनमें वित्त विधेयक 2022, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक, पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय दंत आयोग विधेयक और ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 शामिल। जम्मू कश्मीर में संयुक्त अभियान में सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा में एक आतंकी को कर दिया सफाया। कुपवाड़ा के न्यूचामा में चिनार कोर के संयुक्त अभियान के तहत मध्यरात्रि के बाद हुई मुठभेड़ में सेना ने एक आतंकी को मार गिराने में पाई सफलता। मौके से कई हथियार बरामद। आईजीपी कश्मीर के अनुसार शोपिया के छोटेपोरा गांव में सीआरपीएफ जवान के हत्यारे मुख्तार अहमद दोही को किया गया गिरफ्तार और उसके पास से हथियार किए गए बरामद। वारदात के दौरान उसके साथ आए एक ओवरग्राउंड वर्कर को भी किया गया गिरफ्तार। कोरोना की रफ्तार देश भर में पड़ रही है सुस्त। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 3,116 नए मामले किए गए दर्ज। इस दौरान 5,559 लोगों ने कोरोना महामारी को दी मात। देश में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट कम होकर हुआ 0.50%, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट घटकर हुआ 0.41%। देश में संक्रमितों की कुल आंकड़ा बढ़कर हुआ 4,29,90,991। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किया गया टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी। देश में अब तक लगाए जा चुके 180 करोड़ से अधिक टीके। पिछले 24 घंटों में लगाए गए 20 लाख से ज्यादा कोविड टीके। टीकाकरण अभियान है देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम और इसकी उच्च स्तर पर लगातार की जा रही है समीक्षा और निगरानी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हिमवीर वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन ने आईटीबीपी के वीर सपूतों की वीर नारियों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित करने के लिए विशेष कार्यक्रम का किया आयोजन। एसोसिएशन ने वीर नारियों को मोबाइल फोन किए भेंट और किया अभिनंदन। साथ ही डिजिटल जागरूकता पर ऑनलाइन कक्षाओं और महिला सशक्तिकरण के विषय पर ऑनलाइन वाद विवाद प्रतियोगिता को किया आयोजन। और बुलेटिन के आखिर में नजर डाल लेते हैं एक बार फिर हेडलाइंस पर।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सूरत में जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के मेगा सहकारिता कार्यक्रम को किया संबोधित। अमित शाह ने सूरत में सुमुल डेयरी की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और किया शिलान्यास। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने फार्मास्यूटिकल उद्योग को मजबूत बनाने के लिए दिशा निर्देश किए जारी। योजना फार्मा समूहों और MSME को उनकी उत्पादकता, गुणवत्ता और स्थिरता में सुधार के लिए बढ़ती मांग को करेगी पूरा। वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान देने के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए किए जारी। बिहार को 1000 करोड़, कर्नाटक को 500 करोड़ और पश्चिम बंगाल को 600 करोड़ रुपए का दिया जाएगा अनुदान। महाराष्ट्र के नासिक में गेहूं, प्याज और मक्का के किसानों को बेमौसम बारिश से पहुंचा नुकसान। केंद्र की राज्य से किसानों को जल्द से जल्द आवश्यक मदद की अपील। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।